हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस एजुकेशन JSG में। और आज की इस वीडियो में सारा वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करेंगे। और ये सामाजिक विज्ञान का है जो आप लोगों को 12 फरवरी का बोर्ड परीक्षा है। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बहुत सारी चीज़ों को यहाँ से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन शुरू होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है पशुओं में प्लेग। पशुओं में प्लेग फैलने वाली बीमारी क्यों फैलने वाली बीमारी को क्या कहते हैं? ठीक है, जो प्लेग बीमारी जो फैलता है जानवरों में उसको क्या कहते हैं? तो यहाँ पे लिखा हुआ है पशुओं में प्लेग की तरह फैलने वाली बीमारी को रेड पोस्ट कहते हैं। रीडर पोस्ट, ठीक है, यहाँ पे उसको रीडर पोस्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही आज 60 से 70 क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है भारत में राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे लिखेंगे भारत के राजनीतिक दलों की संख्या 400 और 740 से ज़्यादा है। मतलब 740 से ज़्यादा राजनीतिक दल है। जहाँ पे JMM ये सब सारा जो भी आता है वो सब इसी के अंदर अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो भाप इंजन का जो आविष्कार किया था वो थॉमस न्यूकोन ने किया था। ठीक है, थॉमस न्यूकोन ने भाप इंजन का आविष्कार किया था। लेकिन यहाँ ये सबसे पहले किए थे, लेकिन जो बाद में जो आविष्कार किए थे वो जेम्स वाट किए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जेम्स वाट जो, अगर आप लोग का ऑप्शन आएगा जेम्स वाट, ठीक है, जेम्स वाट भी आएगा तो वो भी उसमें भी टिक मार दीजिएगा अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो। लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट आविष्कार किए थे वो थॉमस न्यूकोमेन किए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? खनिज क्या है? ठीक है, खनिज क्या है? पृथ्वी की भूप्रकृति से के अंदर पाई जाने वाली वह महत्वपूर्ण तत्व जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं उसे खनिज कहते हैं। मतलब कि जो पृथ्वी के अंदर, ठीक है, मतलब कि जैसे हम लोग धरती को खुदाई करते हैं तो उसके अंदर जो भी सारे तत्व पाए जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। चलिए यहाँ तक कि यह हमारा चौथा प्रश्न हुआ। आगे की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है आपका 5वां नंबर। मुद्रा को विनिमय के माध्यम क्यों कहा जाता है? मतलब मुद्रा से हम लोग उसको विनिमय का माध्यम क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पे उसका उत्तर आता है कि मुद्रा का प्रयोग करके ही हम लोग किसी भी वस्तु का खरीद या बेच कर सकते हैं, इसलिए मुद्रा को विनिमय का माध्यम कहा जाता है। यानी कि अगर पैसा रहेगा तभी हम कोई भी चीज़ को खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। लेकिन अभी अभी के टाइम में ऐसा हो रहा है, लेकिन पहले के टाइम में वस्तु विनिमय चल रहा था, वस्तु विनिमय प्रणाली चल रहा था। मतलब कि वस्तु से वस्तु का लेन देन हो रहा था। ठीक है, चलिए आगे छठा नंबर देखते हैं। छठा नंबर में क्या कह रहा है कि औद्योगिक क्रांति का सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रारंभ हुआ? तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी में के मध्य में प्रारंभ हुआ। मतलब कि जो औद्योगिक क्रांति था, ठीक है, वो कहाँ पर शुरू हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। और कब? 18वीं शताब्दी में। तो ऐसे ही आपके प्रश्न आएंगे, बहुत ही आसान आसान है। तो आप लोग इसको पढ़िएगा अच्छे से और आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए छठा नंबर हो गया। अब 7वां नंबर की ओर। यहाँ पे 7वां नंबर क्या कर रहा है कि उदारीकरण से आप क्या तात्पर्य है या क्या समझते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि उदारीकरण उदारीकरण का अर्थ ऐसा नियंत्रण में ढील देना या उन्हें हटा लेना है जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। उदारीकरण का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर मतलब कि कोई भी काम हो रहा है उसमें ढील दे दिया जाता है, या उन्हें हटा लेना है। ठीक है, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। मतलब कि हमारे देश में जो भी सारी चीज़ें हो रहा है उसको ज़्यादा बढ़ावा मिले और वो आगे देश तरक्की कर सके। ठीक है, चलिए 8वां नंबर में क्या प्रश्न है? आयात शुल्क से आप क्या समझते हैं? आयात शुल्क, आयात और निर्यात दो चीज़ होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आयात शुल्क, आयात मतलब कि जो उधर से आता है तो उस पर कुछ टैक्स वगैरह लगता है, कर लगता है, उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो किसी देश की सीमा पर उस देश की आयात होने वाले वस्तुओं पर लगने वाले शुल्क को आयात शुल्क कहते हैं। मतलब कि कोई भी दूसरा देश से यहाँ पर कोई भी वस्तु आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर उ, मतलब एक्सचेंज हो रहा है, बदला बदली हो रहा है, तो उस पर टैक्स दिया जाता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आयात शुल्क बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। यहाँ पे 9 नंबर है। 9 नंबर में देखिए लिखा हुआ है भारत में प्रथम आधुनिक मिल कब और कहाँ स्थापित हुआ? तो भारत में प्रथम आधुनिक अ, वस्त्र मिल स्थापना 1818 में कोलकाता के समीप अ, फोर्ट
ग्लास्टर में की गई थी, मतलब कि कोलकाता में किया गया था। और कब किया गया था? 1818 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर की ओर। तो 10 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए पहला सफल आधुनिक कारखाना 1854 में मुंबई में कार कावसजी, 1 सेकेंड रुकिएगा। तो पहला सफल आधुनिक जो कारखाना है वो 1854 में मुंबई में कावसजी डाबर द्वारा खोला गया था ना। यहाँ पे 1854 में मुंबई में खोला गया था। और यहाँ पे चलिए अब 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर में क्या है कि भारत में, देखिए भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है। मतलब कि भारत में जो दल होता है ना, जैसे अलग अलग दल के लोग होते हैं, मतलब जो इलेक्शन लड़ते हैं, जो जिनको वोट मिलता है तो वो अलग अलग ये दल से लड़ते हैं। जैसे कभी बहुदलीय होते हैं तो कभी निरपेक्ष, मतलब अकेले लड़ते हैं, तो कभी 3 4 दल को एक साथ मिला करके लड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उसका आंसर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है भारत में बहुदलीय शासन व्यवस्था है। बहुदलीय मतलब कि बहुत सारे दल है। ठीक है, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, एनसीपी है, तो और भी सारे हैं। तो अभी मतलब यहाँ पे वही चीज़ पूछ रहा था कि कौन कौन से हैं, मतलब किस प्रकार का है, जिसमें क्षेत्रीय दल को लेकर राष्ट्रीय दल तक आते हैं। मतलब क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में, हर एक राज्य में अलग अलग होता है, हर एक जिले में अलग अलग दल से उठते हैं। ठीक है, और एक राष्ट्रीय दल होता है जो ये बीजेपी वगैरह है, जो कांग्रेस से सब है, वो कौन राष्ट्रीय दल में आता है। ठीक है, तो यहाँ तक, यहाँ पे 11 नंबर खत्म हुआ और 12 नंबर देखते हैं यहाँ पे। तो फिर से यहाँ पे लिखा हुआ है मुद्रा के कोई दो कार्यों को लिखे। तो मुद्रा से क्या कर सकते हैं? तो मुद्रा के दो कार्य निम्नलिखित है, मतलब कि हम लोग यहाँ पे पॉइंट वाइज लिख दिए हैं जो आसानी से आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि पहला, विनिमय के लिए, मतलब कि लेन देन के लिए, किसी भी वस्तु को खरीदने या बेचने के लिए मुद्रा मध्य अवस्था की भूमिका निभाता है। मतलब कि वो बीचों बीच में, अगर जब मुद्रा नहीं रहेगा तो कोई भी वस्तु हम लोग नहीं खरीद सकते हैं। अगर पैसा ही नहीं रहेगा तो आप कोई भी वस्तु नहीं खरीद सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर में 12 नंबर का दूसरा पॉइंट क्या है? धन संचय के लिए, मतलब कि अगर पैसा पैसा बचा करके रखेंगे तो आने वाला टाइम में ही काम आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है हम मुद्रा के रूप में धन को आसानी से संचयित कर सकते हैं। मतलब वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब हम पैसा को अच्छा अगर बचाएंगे तो आने वाले टाइम में हमको अच्छा मतलब काम आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आजकल के ज़माने में पैसा बचता ही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए 13 नंबर है। 13 नंबर में लिखा हुआ है किन्हीं दो राजनीतिक दलों का नाम बताएं। दो राजनीतिक दल, तो दो राजनीतिक दल यहाँ पे लिखा है भारतीय जनता पार्टी, जिसका अभी सरकार मोदी जी हैं। ठीक है, और दूसरा आम जनता पार्टी, एएपी उसको बोलते हैं। ठीक है, बीजेपी और एएपी है। चलिए 14 नंबर में लिखा हुआ है भारतीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अ, कब हुई थी और संस्थापक कौन थे। मतलब कि कौन, जो कांग्रेस का जो संस्थापक थे, मतलब कि जो वो शुरू किए थे, वो कौन थे और कब हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 28 दिसंबर 1885 में हुई और इसके संस्थापक हेमयू थे। कौन थे? हेमयू। ठीक है, याद रखिएगा, ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि कब किया गया था और कौन थे। तो दोनों में से डेट भी दिया रहेगा और नाम भी दिया रहेगा, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर में लिखा हुआ है लोकतंत्र की कोई दो चुनौतियां को लिखे। लोकतंत्र में दो चुनौतियां होती हैं, मतलब कि पूरे लोगों के बीच, पूरे भारत की जनसंख्या के बीच दो दो चुनौतियां होता है, लोगों के बीच दो चुनौतियां होता है। तो कौन कौन सा होता है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लोकतंत्र के बीच दो प्रमुख चुनौतियां जनसंख्या वृद्धि और शिक्षा है। मतलब कि यहाँ पे जनसंख्या तो दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, लेकिन यहाँ पे शिक्षा नहीं मिल पा रहा है, और बहुत सारे लोग अशिक्षित रह जा रहे हैं, और धीरे धीरे ये जो साक्षरता दर है वो बहुत घटते जा रहा है। लेकिन अब कुछ कुछ सरकार वहाँ पे ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए जनसंख्या को रोकने के लिए बहुत सारे नियम कानून अलग अलग देशों में चलाया जा रहा है। तो यहाँ पर भी कुछ कुछ चलाया गया था, लेकिन वो अच्छे सफल नहीं हो पाया। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 16 नंबर, मुद्रा को परिभाषित करें। मतलब कि पैसा क्या है, मुद्रा क्या है, उसको परिभाषित करना है।
तो मुद्रा धन के रूप में रूप को कहते हैं। ठीक है, मतलब धन उसको कह सकते हैं, पैसा हुआ है वही चीज़ है जिसके दैनिक जीवन में क्रय या विक्रय की क्रियाएं होती है। मतलब कि हम लोग खरीदते हैं या बेचते हैं, उसी को हम लोग मुद्रा से परिभाषित कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब क्या है, हेनरी फोर्ड को कौन था? तो हेनरी फोर्ड कारों का एक बहुत बड़े निर्माता थे। ठीक है, जो हेनरी फोर्ड थे वो बहुत बड़े बड़े कार को बनाते थे, उन्हीं को क्या बोला जाता था? हेनरी फोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन हुआ। आगे देखते हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चन हो रहे हैं, ये आप लोग अगर अच्छे से समझिएगा तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगा, और यहाँ पे सब्जेक्टिव में अगर वेरी शॉर्ट में आएगा या शॉर्ट में आएगा तो आप इसको लिख सकते हैं। लॉन्ग लॉन्ग के लिए तो अभी यहाँ पे नहीं है, लेकिन लॉन्ग के लिए वीडियो हम इससे पहले बना दिए हैं, तो उसको समझिएगा अच्छे से और देख लीजिएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, अब 18 नंबर में क्या है कि औद्योगिक औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं? औद्योगिक क्रांति। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी हम थोड़ा सा पहले ले लिए थे, क्या तो दोबारा रिपीट हो रहा है। चलिए सब फिर से पढ़ लेते हैं। औद्योगिक क्रांति उस क्रांति को कहा जाता है जिसे 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्पन्न की तकनीकी और आश्चर्यजनक रूप से परिवर्तन कर दिए थे। इस क्रांति की श्रीगणेश इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, जो औद्योगिक क्रांति था वो इंग्लैंड में शुरू हुआ था। ये चीज़ हम लोग तो पिछले बार पढ़े थे, लेकिन ये 18वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। ठीक है, और इसमें उत्पादन की तकनीकी का आश्चर्यजनक रूप से परिवर्तन देखे गए। मतलब कि जब औद्योगिक क्रांति आया, ठीक है, तो बहुत सारे बदलाव हुए, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें आए, मशीनें आए, तकनीकें आए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर था। अब 19 नंबर में देखते हैं। 19 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि क्षेत्रीय दल किसे कहते हैं? मतलब कि जो क्षेत्र में होता है उसको क्षेत्रीय दल कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, क्षेत्रीय दल किसे कहते हैं? ऐसा राजनीतिक दल ऐसा राजनीतिक दल जो अपने क्षेत्र में के हित के लिए कार्य करते हैं, क्षेत्रीय दल कहलाते हैं। इसके लिए इसके कार्य करने के दायरे सीमित होते हैं। मतलब कि क्षेत्रीय दल होता है तो वो अपने दायरे में रहेगा। ठीक है, दायरे में मतलब कि जितना दूर तक उसका राज्य है या जितना दूर तक उसका जिला है, उस जिले में तो नहीं, ये राज्य में ही होता है क्षेत्रीय दल। ठीक है, तो वो अपने क्षेत्र में अपना उन्नति करेगा, आप विकास करेगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्षेत्रीय दल कहते हैं। उसको राजनीतिक दल भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे 20 नंबर, खरीफ फसल। ठीक है, खरीफ फसल किसे कहते हैं? खरीफ फसल जो गर्मियों में लगाया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? खरीफ फसल। ठीक है, तो यहाँ पे उसका ऐसा फसल जिसे जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर के आसपास में काट लेते हैं, उसे खरीफ फसल कहते हैं। ठीक है, मतलब जो गर्मियों के दिन में बोया जाता है उसी को क्या बोलते हैं? खरीफ फसल बोलते हैं। जून जुलाई में गर्मी रहता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, उसी टाइम में इसको लगाया जाता है तो उसको खरीफ फसल बोलते हैं। चलिए अगला देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 21 नंबर में है, नेपाल में किस नेपाल में किस तरह का शासन व्यवस्था है? तो नेपाल में संघीय लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था है। नेपाल में कैसा है? संघीय है और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। ठीक है, तो यहाँ पे अगला देखेंगे। यहाँ पे अगला क्या है? विदेशी निवेश से क्या तात्पर्य है? मतलब विदेश में जो निवेश करते हैं उसका क्या मतलब है, यहाँ पे हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन में है, जब कोई जब कोई बाहरी देश या कंपनी द्वारा हमारे देश में या हमारे देश के कंपनियों में निवेश करता है उसे विदेशी निवेश कहते हैं। मतलब कि जो दूसरा देश का है, जैसे अमेरिका का है या चीन का तो नहीं, चीन तो हम लोग का ऐसे ही दुश्मन है। ठीक है, मतलब कि जो अमेरिका है, ठीक है, अमेरिका के साथ साथ और भी दूसरे ये जापान है। ठीक है, तो वैसे वैसे जो देश हैं वो भारत में निवेश करते हैं। ठीक है, कोई कंपनी पे निवेश करते हैं या फिर यहाँ पे कोई सहायता देते हैं। ठीक है, तो जब कोई बाहरी देश या कंपनी हमारे देश में या हमारे देश के कंपनियों में निवेश करता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? विदेशी निवेश कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे 23 नंबर देखते हैं। वहाँ पे 22 नंबर था, 22 नंबर के बाद 23 नंबर देखते हैं। तो 23 नंबर में क्या है? तो 23 नंबर में यहाँ से है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद किस संकट को सामना करना पड़ा था? मतलब जो पहला युद्ध हुआ था उसके बाद कौन सा संकट पड़ा था? तो आपको एक ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 के बीच में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। इसका आंसर, प्रथम प्रथम विश्व युद्ध के बाद, ठीक है, प्रत्येक देश में महान आर्थिक क्षति
का सामना करना पड़ा था। मतलब कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसके बाद बहुत ही आर्थिक आर्थिक क्षति हुआ था। मतलब कि बहुत सारी चीज़ें, खाने-पीने का चीज़ें जो थी वो बहुत कम हो गई थी। तो वहाँ पे बहुत तंगी हो गई थी। और अब आगे देखते हैं 24 नंबर कि जोबर कौन था? ठीक है? जोबर कौन था? जोबर पूरा तो यहाँ पे जोबर कौन था यहाँ पे पढ़ेंगे। तो जोबर कोई पुराना और विश्व स्तर कर्मचारी था, होता था। ठीक है? जो जोबर था वो क्या होता था? विश्व स्तर पर। ठीक है? मतलब पूरे देश भर में, पूरे मतलब भारत में जितने देश हैं, पूरे भारत में नहीं, मतलब पूरे विश्व में। ठीक है? पूरे दुनिया में जितने देश हैं, ठीक है, पूरे दुनिया में कितने देश हैं? 195 या 96 देश हैं। ठीक है? तो वह अपने गांव के लोगों को लाता था और उन्हें शहरों में बसने के लिए सहायता करता था। ठीक है? जो जोबर था वो कोई पुराना या विश्व स्तर कर्मचारी होता था। ठीक है? जो अपने गांव से लोगों को लाता था। ठीक है? मतलब अभी के टाइम में जैसे ठेकेदार काम करवाते हैं ना, किसी भी व्यक्ति को लेकर के जाते हैं बाहर में और वहाँ पे काम काम दिलवाते हैं, उसके बदले में उन लोगों को कमीशन मिलता है। उसी को क्या बोलते थे? जोबर बोलते थे। ठीक है? मतलब कि जॉब, यहाँ पे देखिए नाम में ही लिखा हुआ है जोबर, मतलब कि जॉब प्रोवाइड कराता था दूसरे लोगों को, यहाँ पे नौकरियां दिलवाता था। ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे जीवाश्म ऊर्जा क्या है? मतलब कि जो जीवों को मार करके जो चीज़ मिलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जीवाश्म ऊर्जा कहते हैं। ठीक है? तो जीवाश्म ऊर्जा के उदाहरण दें। ठीक है? मतलब जीवाश्म ऊर्जा किसे कहते हैं? मतलब कि पहले जो भी सारे जीव थे, ठीक है, उन लोग अगर मर जाते थे तो उन्हीं के मतलब दबने से जो भी सारी चीज़ें बनते थे, जैसे सालों साल बहुत लंबे टाइम तक वो दबे हुए रहते थे। जैसे 10-20-100 साल के बाद, मतलब जैसे अभी जो पेट्रोल वगैरह जो है ना, उसी चीज़ से मतलब जीवों को दबने से ही बना हुआ है। ठीक है? जैसे कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्म ऊर्जा के उदाहरण है। ये आपको जियोग्राफी से है। ठीक है? यानी कि भूगोल से आपका क्वेश्चन उठा करके दिया हुआ है। तो ऐसा भी क्वेश्चन मतलब पूरा आपका सब बुक से आएगा ना, तो इसलिए ये आसानी है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए 26 नंबर की ओर देखते हैं। तो 26 नंबर में क्या लिखा हुआ है, किसी दो राष्ट्रीय दलों का नाम बताइए। ठीक है? तो ये तो हम लोग अभी कर लिए थे, दो राष्ट्रीय दल, बीजेपी और भारतीय कांग्रेस। ठीक है? आईएनसी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या है 27 नंबर, राजनीतिक दलों के सक्षम वंशवादी को चुनौती क्या है? ठीक है? मतलब राजनीतिक दल, जो राजनीतिक दल में आते हैं, ठीक है, उनमें सक्षम वंशवाद, वंशवाद मतलब कि जो वंश से चला आ रहा है। जैसे यहाँ पे वंशवाद का मतलब ये चीज़ होता है जो वंश से चला आ रहा है। मतलब कि ये होता था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ठीक है? तो वो चुनौतियाँ क्या थी? तो यहाँ पे उसका आंसर देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, राजनीतिक दलों के अधिकार नेता, ठीक है, नेता राजनीतिक के में ऊंचे पदों पर आने वाले करीबी रिश्तेदार और नज़दीकी समस्याओं का स्थान देते थे, जिनके कारण कई बार अनुभवीहीन होने लगे ऊंचे पदों पर पहुंच जाते हैं। ठीक है? मतलब कि यहाँ पे क्या होता है कि उनको कोई भी अता पता नहीं रहता है, कोई भी ज्ञान नहीं रहता है। और मतलब जैसे बोला जाता है ना कि मुख्यमंत्री का बेटा बन जाएगा फिर मुख्यमंत्री, जैसे अभी बिहार में हो रहा था। और अभी फिलहाल में यहाँ पर जो हेमंत सोरेन थे वो भी सोच रहे थे कि मेरी पत्नी बन जाए। तो ऐसा उन लोग सोचते हैं कि मतलब कि अपना रिश्तेदार को बना दे या अपना घर वाले को बना दे। तो इसमें बहुत ही मतलब घाटा होता है कि पूरे देश, अब जिस राज्य में अगर ऐसा होता है या जिस देश में ऐसा होता था, पहले तो ऐसे राजा लोग में होता था, लेकिन अब कुछ कुछ यहाँ पर में भी राजनीतिक दलों में भी आने लगे हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है? तो इसको अनुभवहीन, मतलब उनको कोई अनुभव नहीं होता, बिना पढ़े लिखे रहते थे और यहाँ पे आ जाते हैं। तो चलिए उतना राजनीतिक में नहीं जाएंगे और आगे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, वाणिज्य बैंक से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पे हम लोग पढ़े थे। ठीक है? वाणिज्य बैंक का क्या तात्पर्य है, मतलब वाणिज्य बैंक हम किसे कहते हैं? तो वाणिज्य बैंक उन बैंकों को कहते हैं, ठीक है, जो लोगों से
धन जमा लेती है तथा व्यवसाय के लिए ऋण देती है। मतलब कि यहाँ पे क्या होता है कि जो बैंक होता है, ठीक है, वाणिज्य बैंक हम उसको बोलते हैं, जो यहाँ पे लोगों के धन को जमा कर लेता है, हम लोग को पैसा को वो ले लेता है अपने पास, ठीक है। और अपने पास लेने के बाद वो किसी को अगर कोई अपना बिजनेस स्टार्टअप करना चाहता है, अपना एक नया व्यापार शुरू करना चाहता है, ठीक है, तो उसको एक ऋण 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 देता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे 2 बार ऋण ऋण लिखा गया है, तो एक बार इसको कट कर दीजिएगा, ठीक है, इसको कट कर दीजिएगा। ऋण देती है, व्यवसाय के लिए ऋण देता है, मतलब कि आप अगर आप बड़ा बड़ा बिजनेस लोन, जिसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस लोन देता है, होम लोन देता है, घर बनाने के लिए भी लोन लेते हैं, कोई शादी विवाह करने के लिए भी लोन लेता है, ठीक है। तो मतलब जो ऋण देता है, मतलब कि आपको एक मतलब कर्ज देता है, उसको आपको भरना होता है। ये स्टडी लोन भी होता है, लेकिन अगर आप बड़े क्लास में जब आते हैं, ग्रेजुएशन के बाद अगर आप कोई भी नीट वगैरह का एग्ज़ाम करते हैं, तो वहाँ पे स्कॉलरशिप तो मिल ही जाता है, लेकिन अगर अगर किसी के पास पैसा नहीं है, तो वहाँ पे आईएएस पीसीएस का अगर तैयारी करते हैं, तो वहाँ पे ये बैंक से लोन लेकर के पढ़ाई करते हैं, तो यहाँ पे उसी को बोलते हैं वाणिज्य बैंक, या फिर यहाँ पे व्यापार करना चाहता है तो, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर, वैश्वीकरण क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये पिछले बार भी एग्जाम में आया था, ठीक है। वैश्वीकरण क्या है? तो विश्व के विभिन्न देशों के बीच अर्थव्यवस्था के परस्पर जुड़ाव को वैश्वीकरण कहते हैं। मतलब विश्व के, ठीक है, विश्व के विभिन्न देशों के बीच, मतलब कि पूरे दुनिया में जितने भी देश हैं, ठीक है, उसके बीच में जो अर्थव्यवस्था का परस्पर जुड़ाव है, मतलब कि किसका जो अर्थव्यवस्था है वो अच्छा है, किसका कम है, किसका मतलब मेंटेनेंस में है, तो ये चीज़ को देखा जाता है, जुड़ाव को वैश्वीकरण ही कहते हैं, ठीक है। मतलब कि कहाँ का अर्थव्यवस्था अच्छा है, कहाँ का थोड़ा सा डाउन हो गया है, तो वो चीज़ को मेंटेन करने के लिए आपस में जब सम्मेलन होता है, उसको भी G20 बोलते हैं, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे क्या है यहाँ पे, आगे लिखा हुआ है कि घरों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा संसाधनों के नाम लिखिए। मतलब कि घर में कौन कौन सा हम लोग करते हैं, तो घर में क्या क्या यूज़ करते हैं। और जब हम लोग खाना पकाना रहता है, तो सबसे पहले हम लोग आग जलाते हैं ना, तो कोयला, कोई किसी के घर कोयला पे खाना बनता है, ठीक है, किसी के घर कोयला पे, किसी के घर एलपीजी, मतलब कि जो भारत सरकार जो हम लोग को उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस दिए हैं उसका, या फिर लकड़ी का, या फिर उपले का। उपले क्या होता है, तो जैसे गोबर वगैरह रहता है ना, तो उसी को गोल गोल बना करके उसी को आग लगा करके और उसी पे बनाया जाता है, तो उसी को उपले बोलते हैं, ठीक है। या फिर कोयला को छोटा छोटा जब टुकड़ा बच जाता है, तो उसी को गोबर में लपेट करके बनाया जाता है, उसी को उपले बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। और 31 नंबर में क्या है? 31 नंबर में लिखा हुआ है, वियना सम्मेलन की मेज़बानी किसने की थी? ये आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का जो वीडियो देख लेगा ना, वो और दूसरा वीडियो देखने के लिए उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो वियना सम्मेलन की मेज़बानी मेटरनिक ने किया था। कौन किया था? मेटरनिक। याद रखिएगा कि वियना जो सम्मेलन था उसका मेज़बानी कौन किया था? मेटरनिक। ड्यूक मेटरनिक इसका पूरा नाम था, लेकिन मैं यहाँ पे मेटरनिक लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे 32 नंबर है, भारत में प्रथम आधुनिक वस्त्र मिल कब और कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत में जो प्रथम जो आधुनिक वस्त्र मिल था, मतलब जो कपड़ा बनाने वाला जो मिल था, ठीक है, वो कहाँ पर किया गया था, वो कब किया गया था, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, भारत में प्रथम आधुनिक वस्त्र मिल की स्थापना 1818 में कोलकाता के समीप कोर्ट ग्लास्टर में की गई थी, ठीक है। जो कोर्ट ग्लास्टर की जगह है, ठीक है, कोर्ट ग्लास्टर है जो कलकत्ता में है, वहीं पे 1818 में शुरू की गई थी, लेकिन वो अच्छे तरीके से नहीं चल पाया, ठीक है। लेकिन दूसरा बार जब शुरू किया, सबसे पहला जब मतलब वो कुछ टाइम तक रहा, वो अच्छा से नहीं चल पाया, लेकिन जब यहाँ पे सबसे पहले फिर सफल आधुनिक जो कारखाना है, मतलब अच्छे तरीके से जो चल पड़ा, ठीक है, वो कारखाना 1854 में मुंबई में कावसाजी डाबरा द्वारा खोला गया था। किसके द्वारा खोला गया था? तो कावसाजी डाबरा द्वारा खोला गया था। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि पहला जब खोला गया था वो 1818 में खोला गया था कोलकाता में, ठीक है, लेकिन ये अच्छा से नहीं चल पाया। लेकिन अगर दूसरा बार खोला गया, मतलब पहला बार ही वो चला, वो नहीं चल पाया, ग्लास्टर में जो था
वो खुला तो था लेकिन चल नहीं पाया। लेकिन जो सफल था, ठीक है, पहला बार जो सफल हुआ वो कहाँ हुआ? 1854 में जब खोला गया मुंबई में। और उसका जो खोलने का जो संस्थापक थे उसका नाम था कावसाजी डाबरा। तो ये चीज़ याद रखिएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि ये आपका एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, सारा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। और ये भी एक समूह है, ठीक है। समूह 77, समूह 77 मतलब कि G20। जी मतलब कि ग्रुप हो गया। ग्रुप को हिंदी में क्या बोलते हैं? समूह बोलते हैं, ठीक है। इसका क्या तात्पर्य है, इसका क्या मतलब है, तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि G77 विश्व के 77 विकासशील देशों के एक ऐसा समूह है जिसमें अपनी अर्थव्यवस्था को तेज गति प्रदान करने के लिए संगठित हुए और उसका उद्देश्य अपने संसाधनों को नियंत्रित रखने में उन्हें आर्थिक विकास की सहायता मिल सके, ठीक है। जो मतलब पूरे विश्व के, पूरे दुनिया भर में जितने भी 77 देश को एक साथ बुला करके उस वहाँ पे बैठक होता है, ठीक है। और वहाँ पे विकासशील मतलब कि जो प्रगति कर चुके हैं या फिर प्रगति में लगे हुए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे 77 देशों को बुला करके और वहाँ पे बातचीत होता है कि आपको कैसे वहाँ पे अपने राज्य, अपने देश के हर एक राज्य को कैसे अपने ग्रोथ में लाना है, आगे बढ़ाना है। तो ये सब सारी चीज़ उस हर एक टॉपिक पे बात किया जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? G17। तो ये चीज़ याद रखिएगा, आप अच्छे से समझ सकते हैं कि यहाँ पे 77 देशों को, समूह को एक साथ मिलकर के बात करने का जो प्रधानमंत्री होते हैं या राष्ट्रपति होते हैं, एक साथ मिलकर के उन लोग बात करते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 34 नंबर। 34 नंबर में क्या है? ठीक है, 34 नंबर में औद्योगिक क्रांति का सर्वप्रथम कब और, ये तो हम लोग पढ़ लिए थे ना कि औद्योगिक क्रांति का सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रारंभ हुआ। तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में 18 शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। चलिए यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं। 35 नंबर में क्या लिखा हुआ है? भारतीय, ठीक है, भारतीय कृषि के किन्हीं दो विशेषताओं को लिखिए। तो भारतीय कृषि के दो विशेषताएं निम्नलिखित है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पहला क्या है? मानसून पर निर्भर है। मतलब कि भारत के जो जितने भी सारे मजबूत मजदूर होते हैं, जो किसान होते हैं, मजदूर किसान होते हैं, वो क्या होते हैं? मानसून यानी कि वो जो बारिश बारिश होता है उस पे क्या होते हैं? निर्भर होते हैं कि अगर बारिश अच्छा होगा तो फसल भी अच्छा होगा। लेकिन भारत के लगभग 70% भाग में मानसून के सहारे ही कृषि की जाती है। मतलब कि भारत में जो 70% जो भाग है ना, 70% भाग वो मतलब मानसून या बारिश के थ्रू ही सारा चीज़ अपना जीवन यापन करते हैं। तो वहाँ पे मतलब धान में जो उगाया जाता है वो 70% लोग मानसून के भरोसे ही रहते हैं। लेकिन कहीं कहीं ज़्यादा बाढ़ आ जाता है तो वो भी नुकसान हो जाता है, ठीक है। चलिए दूसरा क्या है? तो दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है जीविका का संसाधन। मतलब कि यहाँ पे जीविका का संसाधन भारतीय कृषि व्यवसायिक न होकर जीविका के साधन के रूप में ज़्यादा प्रचलित है। करोड़ों कृषकों को जीविका का सिर्फ कृषि है। मतलब कि जो जीविका का साधन है, ठीक है, मतलब कि जीने का एक आधार तो सबसे वो किसान ही है, ठीक है। मतलब जो किसान है, जो कृषि खेती बाड़ी करता है, वो उसी पे निर्भर है, ठीक है। मतलब कि वो खेती बाड़ी पर ही निर्भर है। वो अपने सारा चीज जो काम करते हैं वो खेती से ही करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा हर एक जगह अपना अपना टैक्स लिया जाता है। मतलब हर एक चीज, जो कोई भी अपना फैक्ट्री बनाता है तो उसका रेट वो अपना खुद तय करता है। लेकिन किसान भाई जो है वो अपना मतलब जो रेट है जो भी फसल का, वो अपने खुद से तय नहीं कर पाते हैं। ये भी थोड़ा सा सोचने का इसमें ये है। चलिए कोई बात नहीं, आगे पढ़ते हैं। पुरानी तकनीक, मतलब कि यहाँ पे लिखा हुआ है जो पुरानी तकनीक है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पुरानी तकनीक जो है उसको हटा करके अब नए तकनीक लाया जा रहा है, ठीक है। मतलब कि अलग अलग मशीनें लाए जा रहे हैं, उसमें मिट्टी जांच वगैरह हो रही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 35 के बाद 36 नंबर। 36 नंबर में क्या है? राजनीतिक दल का अर्थ स्पष्ट कीजिए। राजनीतिक दल, ठीक है, राजनीतिक दल का अर्थ स्पष्ट कीजिए। राजनीतिक दल क्या होता है? तो लोगों का एक ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए उद्देश्य से कार्य करता है और उसे राजनीतिक दल कहते हैं। प्रत्येक राजनीतिक दलों के कुछ नीतियां और सिद्धांत होते हैं, ठीक है। ये हम आपको बड़ा, जब वहाँ पे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन करवाए थे तो उसमें शॉर्ट्स में आया था, ठीक है। तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन को करवा दिए हैं। तो इसको अच्छा से क्या कर रहा है कि
लोगों का ऐसा संगठित समूह, मतलब कि जहाँ पर 10-20 लोग होते हैं, जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से कार्य करते हैं। मतलब कि अब कोई भी वोट वोट के लिए उठता है, ठीक है? कोई भी आपके गाँव घर में देखते हैं कि जब मुखिया सरपंच के लिए वोट होता है, तो एगो दूगो नहीं ना उठता है, कम से कम 10-12 गो उठता है, ठीक है? तो वैसे समूह उठते हैं, ठीक है? उसे राजनीतिक दल कहते हैं, ठीक है? तो राजनीतिक दल, ठीक है? राजनीतिक दल मतलब यहाँ से तो गाँव घर में देखते हैं कि 10 से 12 ही उठ रहा है, लेकिन जब वही अगर राज्य स्तर पे होता है, तो वहाँ पे और भी ज़्यादा लोग उठते हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल कुछ न कुछ नई नीतियाँ और सिद्धांत होता है, ठीक है? मतलब कि जो भी यहाँ पे होता है, नया-नया सिद्धांत होता है, नीति होता है, ठीक है? वो अपना-अपना कार्य करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए 37 नंबर में देखते हैं, 37 नंबर में क्या है? आर्थिक असमानता क्या है? आर्थिक असमानता क्या है? आर्थिक असमानता समाज के विभिन्न समूहों के बीच आय की समान वितरण है, ठीक है? आर्थिक जो समानता है, वो समाज में विभिन्न समूहों के बीच, मतलब बहुत सारे लोगों के बीच, ठीक है? अ, आस असमान वितरण, मतलब कि अलग-अलग जो वितरण है, जो मतलब बँटवारा है, वो अलग हो रहा है, एक एक प्रकार से समान नहीं हो पा रहा है। यह दुनिया भर के लगभग सभी देशों के में एक चिंता का विषय है, ठीक है? मतलब ये दुनिया भर के सारे जितने भी चीज़ है, ये चिंता का विषय बन चुका है, ठीक है? आर्थिक असमानता। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे लिखिए लिखा हुआ है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? तो विश्व के विभिन्न देशों के बीच अर्थव्यवस्था का परस्पर जुड़ाव को वैश्वीकरण कहते हैं। जब कोई अपने अगर आप क्या लिखा हुआ है रुक जाइए। अगर जूते का निर्माण निर्माण करती है तो वह जूते की विश्व में हर एक देशों के बीच बेच सकता है और यह वैश्वीकरण का कारण है हो ही संभव हो पाता है। मतलब कि जो वैश्वीकरण है, तो इसको वैश्वीकरण को हम लोग अभी पढ़े हुए थे ना कि वैश्वीकरण क्या है। तो ये मतलब अर्थव्यवस्था है जो मतलब पूरे विश्व के जितने भी देशों हैं उसके बीच में जुड़ाव होता है, ठीक है? वो आपस में मिले जुले रहते हैं, ठीक है? तो उसी को कहते हैं कि मतलब कि अगर यहाँ पे अगर कोई जूता बन रहा है तो वो हर एक देश में बेच सकता है, अपना राज्य में तो बेच ही रहा है, लेकिन दूसरे देश में भी उसका व्यापार कर सकता है। आगे देखते हैं 39 नंबर। तो 39 नंबर में क्या लिखा हुआ है? रक्त और लौह नीति से आप क्या समझते हैं? रक्त, ठीक है? रक्त और लौह नीति से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पे लिखा हुआ है रक्त और लौह नीति एक अर्थ है शत्रुओं को प्रति क्रूर होना। मतलब कि जो शत्रु है, जो हमारा दुश्मन है, उसके प्रति क्या होना है? क्रूर होना है। तलवारों का प्रयोग करना तथा खून बहाना, मतलब कि तलवारों का प्रयोग करके उसको काट डालना, मार डालना, यही क्या है? ये क्रूर होना है, ठीक है? इसी को क्या करते हैं? रक्त और लौह नीति कहते हैं, ठीक है? कठोरता और सख्ती से दुश्मनों से पेश आना, दुश्मनी का आ, आंतरिक 1 सेकंड, हाँ, दुश्मनों से पेश आना दुश्मनों की अंतर्कित करता है, मतलब ठीक है? मतलब कि जो भी सख्तता से जब अगर बोलते हैं ना कि लात का देवता जब बात से नहीं मानता है, तो वही चीज़ें हैं यहाँ पे, उसी को रक्त और लौह की नीति कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है? नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको वीवीआई ले लीजिएगा और इसको अच्छे से याद करिएगा। तो नेपोलियन बोनापार्ट एक फ्रांस का एक महान शासक था जिसे अपने कार्यों के पूरे यूरोप में से प्रभावित किया था। मतलब जो नेपोलियन बोनापार्ट था, ठीक है? वो अपने शासन से महान शासक था, ठीक है? और वहाँ पे उसका जो शासन काल था, ठीक है? वो यूरोप को पूरा प्रभावित किया था, ठीक है? उसने कई युद्ध फ्रांसीसी सेना को जीत दिलाई और 1 सेकंड रुकिएगा, हाँ, यहाँ पे फ्रांसीसी सेना को जीत दिलाई और अपने लोकप्रियता हासिल की। भले ही वह राजतंत्र का शासक था, पर उस उन्होंने उन्होंने जनता के लिए अनेक काम किए, ठीक है? वो जनता के लिए बहुत सारा काम किया था, ठीक है? वो, ठीक है, लोकप्रियता हासिल किया था, मतलब लोगों को मन जीत लिया था। भले ही वो राजतंत्र था, राजतंत्र मतलब वहाँ पे राजा शासन करता था।
तो यहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ लिए, ठीक है, और यहाँ पे उसके बारे में भी जान लिए, ठीक है। मतलब कि वो लोगों के बीच क्या करता था, मन सबको जीत लिया था, भले वो राजतंत्र था, मतलब कि राजा का तंत्र था, वहाँ पे लोकतंत्र नहीं था। मतलब लोग वहाँ पे क्या करते थे, वहाँ पे अपना शासन नहीं करते थे, मतलब लोग नहीं चुनते थे कि कौन यहाँ पे बनेगा ये मुख्यमंत्री, ये प्रधानमंत्री वहाँ पे नहीं बनता था। लेकिन पर उन्होंने जनता के लिए अनेक काम किए, मतलब बहुत अच्छा अच्छा काम किया था जो नेपोलियन बोनापार्ट था, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पे क्या दे रहा है, ठीक है, कि पैकेटिंग क्या है, ठीक है, पैकेटिंग क्या है। पैकेटिंग क्या है, ठीक है। प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा तरीका जिसमें किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक दिया जाता है, उसे पैकेटिंग कहते हैं। मतलब प्रदर्शन, जब हम लोग देखते हैं ना कि कभी कभी प्रदर्शन होने लगता है, रास्ता पर सब पोस्टर लेकर के हाय हाय चिल्लाने लगते हैं, ठीक है, कि मतलब किसी का भी पोस्टर लेकर के आगे हाय हाय करने लगते हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रदर्शन। प्रदर्शन या विरोध करने लगते हैं। तो विरोध का एक ऐसा तरीका जिसमें दुकान या फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक दिया जाता है। मतलब कि कोई भी बड़ा बड़ा फैक्ट्री होता है तो वहाँ पर भी अगर समय पे उन लोगों को अगर पेमेंट नहीं मिलता है तो उन लोग भी क्या करने लगता है, एक प्रदर्शन शुरू कर देता है। तो वहाँ पर जो दुकान का रास्ता होता है या फैक्ट्री का जो रास्ता होता है जाने का, तो उसको क्या कर दिया जाता है, बंद कर देते हैं जो वहाँ का मजदूर होते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, पैकेटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ चुके हैं, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए गिरमिटिया मजदूर क्या है, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि गिरमिटिया मजदूर क्या है। औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे लोग को काम करने के लिए फ्री फ्री जी ज्ञान वेस्ट इंडीज जैसे दूसरे देशों में ले जाया गया था, जिन्हें बाद में गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। मतलब कि जो गायना वेस्ट इंडीज जो है ना, वहाँ पर लोगों को ले आया जाता था, मतलब दूसरे हम लोग जानते हैं ना कि अभी जो ठेकेदार वगैरह काम करता है उसी तरीके से एक देश से दूसरे देश में ले जाया गया था, ठीक है। उन्हीं को क्या कहने लगा, कहा जाने लगा, गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा, ठीक है। ऐसे याद रखिएगा कि एक जगह से दूसरे जगह लेकर के जाना, औपनिवेशिक शासन के दौरान जो था वहाँ पर एक जगह से दूसरे जगह ले जाने लगा किसी भी लोग को, तो उसी को क्या कहा जाने लगा, गिरमिटिया मजदूर बाद में कहा जाने लगा था, ठीक है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, उदारवाद से क्या समझते हैं। उदारवाद से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे उदारवाद का अर्थ आज़ादी या स्वतंत्रता होता है। उदारवाद का मतलब आज़ादी होता है, स्वतंत्रता होता है। तो हम लोग को आज़ादी कब मिला था, 1947 में, 15 अगस्त 1947 से। उससे पहले हम लोग क्या थे, अंग्रेजों का मतलब अंग्रेजों का गुलाम थे, ठीक है ना। अंग्रेज हम लोग पे शासन करता था। यह एक ऐसा विचारधारा है जो सत्ता के विकेंद्रीकरण का विरोध करता था तथा लोगों को स्वतंत्र का समर्थन करता था, ठीक है। मतलब जो उदारवाद है, यह पे क्या करता था कि लोगों के स्वतंत्रता दिलाया, ठीक है, उदारवाद की वजह से ही। और यहाँ पे उसको समर्थन करता था, जो स्वतंत्र लोग थे उन लोगों को समर्थन करता था, साथ में मिलकर के काम करता था। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कल्पना नादर्श यूरोप किसे कहते हैं, ठीक है। तो यूटोपिया का कल्पनादर्शक से आप क्या समझते हैं। अच्छा, यहाँ पे दो ठे प्रश्न हो गया है, ये उत्तर नहीं है, थोड़ा सा दो एक ही क्वेश्चन है जो दो तरीके से यहाँ पे लिखा गया है। चलिए यहाँ पे उसका उत्तर देखते हैं। यूटोपिया का अर्थ होता एक ऐसा आदर्श समाज, एक ऐसा आदर्श समाज से है जिसका सच में होना असंभव था। यूटोपिया का अर्थ कल्पना दर्शक भी है। मतलब कि जो यूटोपिया जो अर्थ है, यूटोपिया का जो अर्थ है, वो ऐसा आदर्शक समाज था, ठीक है, जिसका कोई सच में होना असंभव था, ठीक है। ये मतलब कि जैसे बोल सकते थे ना कि अभी के टाइम में जो पिछले वर्ग थे उन लोग को बहुत सामान, मतलब बहुत अभी कुछ कुछ सामान मिल रहा है, लेकिन पहले के टाइम में एकदम थोड़ा सा भी नहीं सामान दिया जा रहा था।
लेकिन वो मतलब कि वो संभव भी नहीं था, लेकिन वो भीमराव अम्बेडकर के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के थ्रू ये सारा चीज़ें संभव हो पाया। तो यहाँ पे वही चीज़ है, यूटोपिया का अर्थ कल्पनादार्शक था, मतलब कि ये सोचने वाला चीज़ है, ठीक है? बहुत ही लोग इस पे गौर करते हैं, ठीक है? तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। सत्य सत्याग्रह का विचारधारा से आप क्या समझते हैं? सत्याग्रह मतलब सत्य के रास्ते पे जो चलता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? सत्याग्रह बोलते हैं, ठीक है? सत्याग्रह की विचारधारा का मतलब, ठीक है कि सत्य को ही अपना शक्ति बनाकर अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना। मतलब कि जो सत्य है उसी के रास्ते चलिएगा तो कभी भी अ, आप पीछे नहीं रहिएगा, ठीक है? सत्याग्रह सत्य और शक्ति का विश्वास है। जो सत्याग्रह है वो शक्ति का इस विश्वास है, ठीक है? सत्य और शक्ति का मतलब कि जहाँ सच्चाई है वहीं शक्ति है, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। किन्हीं दो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के नाम लिखिए, ठीक है? दो परंपरागत ऊर्जा स्रोत का नाम सौर ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा है। मतलब कि इसमें इसको कभी नष्ट नहीं हो सकता है, ठीक है? जो सौर ऊर्जा है वो हमेशा सूरज की रोशनी से मिलते रहेगा, और पवन ऊर्जा है जो हवा चलते रहेगा तो हम लोग को मिलते रहेगा। चलिए अगला देखते हैं। सड़क परिवहन के दो विशेषताएं लिखिए, ठीक है? सड़क परिवहन की दो विशेषताएं निम्नलिखित है। सड़क के लिए रेलवे अपेक्षा पूंजी निवेश तथा आवश्यक कम होती है। मतलब कि जो सड़क के लिए रेलवे की अपेक्षा सड़कों के लिए रेलवे की अपेक्षा पूंजी निवेश और आवश्यकता कम होती है। मतलब जो सड़क सड़क जब बनता है, ठीक है? तो उसमें क्या होता है कि पैसा कम लगता है, और रेलवे में क्या होता है कि ज़्यादा लगता है, क्योंकि उसमें लोहा का पटरी वगैरह लगाना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या होता है, छड़ी ये सब से ही, पिच वगैरह से ही काम चल जाता है। तो इसमें पूंजी कम लगता है और रेलवे में ज़्यादा लगता है। चलिए आगे देखते हैं। इनका निर्माण बहुत ऊंचे स्थानों पर या किसी भी स्थान पर किया जाता है, ठीक है? जो रास्ता है वो कैसे भी जगह पे बनाया जा सकता है, लेकिन जो रेल का पटरी है वो कहीं पर भी नहीं बैठाया जा सकता है। उसके लिए एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, नहीं तो अगर ऊपर नीचे होगा तो तुरंत क्या हो जाता है, पलट जाता है ट्रेन। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे दिखा है मुद्रा का परिभाषा कीजिए, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग पढ़ चुके हैं, मुद्रा धन के रूप में रखते हैं जिसे दैनिक जीवन में हम विक्रय विक्रय के लिए यूज करते हैं। आगे पढ़ लेंगे। बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियां, ठीक है? ऐसी कंपनियां जो विश्व के विभिन्न देशों को कारोबार स्थापित करता है उसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। मतलब कि जो दूसरे अलग देशों से भारत भारत का कारोबार होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियां बोलते हैं। कौन लो इसे क्या कौन लोग इसे क्यों समाप्त किया गया? इसकी समाप्ति का क्या परिणाम हुआ? जो कॉर्न लॉ था, ठीक है? तो कॉर्न लॉ था, उसे समाप्त क्यों किया गया, और इसको समाप्त करने के बाद क्या वहाँ पे ये जो प्रभाव जो पड़ा वो क्या हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है ब्रिटेन में मक्का के आयात पर रोक लगा दिया गया था। कब? ब्रिटेन में, कहाँ पर? ब्रिटेन में मक्का के आयात पर रोक रोक लगा दिया गया था, ठीक है? ब्रिटेन में क्या हुआ था, जो मक्का था उसका आयात, ठीक है? वहाँ पर मतलब आयात मतलब कोई भी चीज़ बाहर से आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयात। यहाँ से अगर हम किसी किसी देश को भेजते हैं तो उसको निर्यात बोलते हैं, ठीक है? तो उसी को ऊपर रोक लगा दिया गया था, इसे ही कॉर्न लॉ कहा जाता है। मक्का को बाहर से आने के लिए आयात पे उसको लगा दिया गया था, उसी को क्या बोलते हैं? कॉर्न लॉ बोलते हैं। इस लॉ के कारण ब्रिटेन के खाद्य पदार्थों में के दाम बढ़ गए थे। मतलब कि जो ब्रिटेन के जो खाद्य पदार्थ थे, जो खाने योग्य पदार्थ थे, ठीक है? उसका जो दाम था वो बढ़ गया था, ठीक है? लोग नाराज हो गए थे, इसलिए इसे समाप्त कर दिया गया, ठीक है? मतलब कि उसका जो था रेट था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, उस और वहाँ पे क्या हुआ कि उससे लोग नाराज हो गए कि अगर ये आता तो हम लोग को इतना महंगाई का सामना नहीं करना पड़ता, ठीक है? और यहाँ पे कहा है इसे समाप्त से खाद्य कीमतों दामों पर गिरावट आ गई थी। मतलब कि जो भी चीज़ महंगा हुआ था उन लोग को ज़्यादा बेनिफिट हो रहा था, ठीक है? लेकिन अगर उसके बाद उन लोग जब इसको बंद किया, ठीक है? तो वो उस पे क्या हुआ, गिरावट आ गई। तो उन लोग थोड़ा सा ये प्रभाव हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ देखिए 52 नंबर है। ब्रिटेन की महिलाओं को कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों का हमला क्यों किया, ठीक है? इस पे ब्रिटेन में जो महिलाएं थे, ठीक है,
वो कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमला क्यों किए? जो स्पिनिंग जेनी मशीन था वो एक बुनाई का ये काम करता था, तो उस पे हमला क्यों किए? चलिए देखते हैं आगे। बेरोजगार के भय से महिलाएं नए प्रौद्योगिकी का विरोध करते थे। मतलब कि अगर मशीन आ जाता है तो यहाँ पे देखते हैं ना कि अगर मशीन किसी भी देश या किसी भी राज्य में अगर मशीन आ जाता है तो क्या होता है कि लोगों का जो रोजगार होता है वो कम हो जाता है। जैसे एक जेसीबी है, वो क्या करता है, एक गड्ढे को, एक जेसीबी है, उसको अगर 10 गड्ढे खनना है, ठीक है, अगर 10 गड्ढे गड्ढे को खनना है, ठीक है, तो 10 गड्ढे को खनने में उसको कितना समय लगेगा? खूब से खूब आधा घंटा, 30 मिनट, ठीक है, 30 मिनट लगेगा। लेकिन अगर वही अगर आदमी लगते हैं, 2 आदमी लगते हैं, तो एक दिन में लगभग 2 ठे खनेगा या 3 ठे खनेगा, ठीक है, खुदाई खुदाई करेगा तो लगभग उसको 2 से 3 दिन लग जाएगा, ठीक है। तो उन लोग का वेतन क्या कर ले रहा है, जो मशीन जो आ रहा है वो एक ही दिन में लेकर के चला जा रहा है, एक दिन भी नहीं लगा रहा है, वो मिनटों में लेकर के चला जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हो रहा था। तो स्पेनिजनी मशीन, जो स्पेनिजनी मशीन था, आने से उन्हें अपना रोजगार छीन जाने का भय हो सकता था, इसलिए ब्रिटेन की महिलाएं कामगारों को स्पेनिजनी मशीन पर हमले किए, ठीक है। मतलब कि वो मशीन जब आया तो उस पर हमला किया, क्यों? क्योंकि उन लोग का नौकरी था, जो रोजगार था वो भी खत्म हो जाता। आगे देखते हैं, दबाव समूह और राजनीतिक दल से क्या अंतर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको VVI कर दिया गया, ये आएगा ही आएगा, ठीक है। ये एकदम पूरा लिख करके रखिएगा कि ये आएगा ही आएगा। तो दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है? दबाव समूह का दबाव समूह का लक्ष्य सत्ता के प्रत्यक्ष नियंत्रण करने अथवा हिस्सेदारी करने की होती है, जबकि राजनीतिक दल को लक्ष्य सत्ता का पर प्रत्यक्ष नियंत्रण के करके सरकार बनाना विरोधी दल के रूप में सरकार है, ठीक है। ठीक है, तो ये इतना ही था। आगे देखते हैं, यहाँ पे 54 नंबर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, सत्ता की साझेदारी से विभिन्न रूपों का वर्णन करें, ठीक है। सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूपों का वर्णन करें। सत्ता की साझेदारी विभिन्न रूपों से होती है, जैसे सत्ता का क्षैतिज वितरण, ठीक है, क्षैतिज वितरण, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, विभिन्न सामाजिक समूहों का सत्ता में बंटवारा होता है, आदि ये सब होता है, ठीक है। क्षैतिज, ठीक है, क्षैतिज समझ सकते हैं वर्टिकल, और आप लोग समझते हैं, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए 55 नंबर में है, जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, ठीक है। जैव विविधता का विशिष्ट क्षेत्र से किसे कहा जाता है? तो यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद उसका उत्तर है, हमारी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए तथा जीव जंतु पाई जाती है ना। हम लोग पे जिस धरती पे रहते हैं वहाँ पे बहुत प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु पाए जाते हैं। पेड़ पौधे, जीव जीव जंतु, इसी तरह इसी अंतर को जैव विविधता कहते हैं। वनों को जैव विविधता का विशिष्ट क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। वनों का जीव विविधता का विशिष्ट क्षेत्र कहा जाता है, यानी कि जहाँ पे जंगल रहेगा वहीं पे ना जीव जंतु रहेंगे, तो उसी को क्या कहा जाता है, विशिष्ट क्षेत्र क्षेत्र कहा जाता है। तो यहाँ पे ये 55 नंबर क्वेश्चन खत्म हुआ, और यहाँ पे ज़्यादा नहीं 10 और क्वेश्चन होगा। सार्वजनिक क्षेत्र किसे कहते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र ऐसा क्षेत्र जो सरकार के अधिक अधिकार में आता है, उसे सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस, सरकारी विद्यालय आदि, ठीक है। तो सार्वजनिक क्षेत्र मतलब कि जो सरकार, चीज़ें जो सरकार लाई है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र, ठीक है। जैसे पोस्ट ऑफिस है, सरकारी विद्यालय है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र। आगे देखते हैं, यहाँ पे 55 नंबर, 57 नंबर, 56 नंबर था, 57 नंबर देखते हैं। तो वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं? वो तो हो गया है, एक बार देख लेते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग करके किए बिना अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के विनिमय माध्यम से करते हैं, इसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। मतलब कि अगर हम लोग किसी कोई भी चीज़ को लेन देन करना है तो हम लोग को अ, वस्तु से ही वस्तु करना होगा, ठीक है। ये वस्तु विनिमय प्रणाली है। लेकिन यहाँ पे अगर मुद्रा का प्रयोग हो जाए तो क्या होगा, मुद्रा विनिमय प्रणाली हो जाएगा, ठीक है। अगला है, समूह G77 से क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे 77 विश्व के 77 देशों का ये होता है। चलिए आगे देख लेते हैं, 59 नंबर।
औद्योगिक क्रांति का सर्वप्रथम कब और कहाँ हुआ था? तो ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये इंग्लैंड में हुआ था 1800 शताब्दी में। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय कृषि में किन्हीं दो विशेषताएं लिखिए। भारतीय कृषि के दो विशेषताएं लिखना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं भारतीय कृषि के दो विशेषताएं। भारतीय कृषि के दो विशेषताएं, मानसून पर निर्भर रहता है 70%, और जीविका, यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ना था। करोड़ों कृषकों का जीविका संसाधन सिर्फ कृषि है, मतलब वो कृषि पर ही निर्भर रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 61 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, राजनीतिक दल का अर्थ स्पष्ट कीजिए। राजनीतिक दल किससे कहते हैं? तो लोगों का ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने के लिए राजनीतिक सत्ता का हासिल करते हैं, उद्देश्य कार्य करता है, उसे राजनीतिक दल कहते हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल का कुछ नीति और सिद्धांत होता है, ये भी हो गया। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आर्थिक असमानता क्या है? तो ये आर्थिक असमानता भी हम लोग देख चुके थे। यहाँ पे गिरमिटिया मजदूर भी देखे थे। अपने वैश्विक शासन के दौरान बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए फ्री फ्रीजी फ्रीजी गयान, वेस्ट इंडीज जैसे दूर विदेशों ले जाया जाता था, और जिन्हें बाद में गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। मतलब एक देश से दूसरे देश ले जाने लगा था। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त होगा। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं से क्या दो हानियां लिखे? तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं से दो दो लाभ, यहाँ पे हानियां लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लाभ, आप लोग हानियां लिख लीजिएगा, हम यहाँ पे लाभ बता देते हैं। वो थोड़ा सा कट गया है यहाँ का, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे है, सांप्रदायिकता से क्या समझते हैं? सांप्रदायिकता क्या है? सांप्रदायिकता का अर्थ किसी धर्म के मानने वाले लोगों को धर्म के दूसरे के श्रेष्ठ समझने लगते हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे क्या होता है कि सांप्रदायिकता में ये चीज़ होता है कि अपने धर्म को क्या करते हैं, सबसे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। ठीक है, और दूसरे के धर्म को गिरा हुआ मानते हैं। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं? सांप्रदायिकता बोलते हैं। वे धर्म के आधार पर समाज तथा देशों को बांटने का प्रयास करते हैं। मतलब कि धर्म के आधार पर, जैसे हिंदुस्तान को और पाकिस्तान को ऐसे बांटते हैं, लेकिन वैसा है नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो हिंदुस्तान है, ठीक है, वो क्या है, एक हिंदुस्तान ऐसा कहीं कोई भी देश नहीं है जहाँ पे सारे धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान में क्या है कि वहाँ पे कोई भी अगर हिंदू जाता है तो उसे जोर जबरदस्ती किया जाता है। ठीक है, नारीवाद आंदोलन से क्या समझते हैं? तो नारीवाद, जो नारी लोग रहते हैं वो आंदोलन करते थे, उसी को क्या करते हैं? नारीवाद आंदोलन करते हैं। तो महिलाओं को शिक्षा और रोजगार के अवसरों को की बढ़ाने की मांग, उन्हें पुरुषों के बराबर अधिकार दिलाने की मांग करने वाले आंदोलन को नारीवाद आंदोलन कहते हैं। यह महिलाओं अ, के ऊपर हर प्रकार शोषण का विरोध करता था। मतलब कि नारीवाद जो आंदोलन है, ठीक है, इसमें क्या होता था कि जो महिलाओं को पढ़ने नहीं लिखने नहीं दिया जाता था, रोजगार नहीं करने दिया जाता था, वो रहता था कि आप घर में ही काम करो, आप घर के लिए ही बने हो। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते थे? नारीवाद आंदोलन। मतलब नारी लोग आंदोलन करते थे कि नहीं, हम लोग भी बाहर काम करने जा सकते हैं, हम लोग भी शिक्षा प्रदान करेंगे। ठीक है, तो उसको विरोध में जो भी औरतें खड़े होते थे, महिलाएं खड़े होते थे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नारीवाद आंदोलन। आगे देखते हैं। तो आगे साक्षरता दर को परिभाषित करिए। तो साक्षरता दर का अर्थ होता है पढ़ने लिखने में सक्षम होना। किसी भी देश का अथवा राज्य की साक्षरता दर वहाँ से पढ़े लिखे लोग तथा कुल लोगों को अनुपात को दर्शाता है। यह प्रतिशत में होता है। मतलब कि मान लीजिए यहाँ पे पूरे जिस राज्य में है, ठीक है, जैसे हम लोग झारखंड राज्य में है, यहाँ पर मान लीजिए 50 लाख लोग पढ़े लिखे हैं। ठीक है, 50 लाख लोग पढ़े लिखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 50 लाख लोग पढ़े लिखे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि उसमें से 1 करोड़ लोग नहीं पढ़े लिखे लोग हैं, तो इसी को भाग दिया जाता है, तो उसी को बोलते हैं साक्षरता दर। यहाँ पे प्रतिशत में दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा वीडियो संपन्न हुआ पूरा, जितना भी क्वेश्चन था यहाँ पे समाप्त हो गया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा और बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो और आते रहेगा एग्ज़ाम तक आप लोगों का, और भी अलग अलग सब्जेक्ट में बताइएगा, कमेंट करिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।